हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है जो क्लास 12th में हैं और अभी फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं। अब देखो यार, मैंने जब आईआईटी के अंदर एंट्री किया था उसके पहले मैंने भी 12th का परीक्षा दिया और 12th के परीक्षा देते वक्त सबसे जो मेरा बेस्ट सब्जेक्ट रहा वो रहा फिजिक्स। अब चीज़ें बदल गई, हमारे समय में एमसीक्यूज नहीं आते थे, ना तो एसरेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, ना तो केस बेस्ड स्टडी आती थी। लेकिन ये तरीका जो सीबीएसई ने ऑप्ट किया है ना, इस तरीके को जो बच्चा समझेगा नहीं उसके मार्क्स कम आएंगे फिजिक्स में। हालांकि अगर आप देखोगे तो फिजिक्स का पेपर आसान आ रहा है कंपेयर टू आज के 4-5 साल 6 साल पहले। बट आपको कंपलसरी क्या है वो इस चीज को समझना है कि भाई देखो, फिजिक्स का पेपर ऐसा नहीं है कि एक लिटरेचर पेपर है कि आप कुछ भी आन बान शान का लिख के चले आए और आपको नंबर मिल जाएगा। आप सभी लोग जिनका एम है एक नंबर भी नहीं लूज करने का, तो मेरी इन स्ट्रेटजीज को सुनिएगा जो मैं हमेशा हर बार बताता हूं बच्चों को, और इस बार भी आपके लिए वो स्ट्रेटजी मैं लेके आया हूं। सबसे पहले एकदम फैक्ट बात करेंगे, इधर उधर की अपनी जो कहानी है उसको आप मत याद रखो कि आप अच्छा लिखोगे, पेंसिल से डायग्राम बना लोगे, कुछ भी नहीं आता तो क्वेश्चंस को उतार दोगे, उससे नंबर नहीं बढ़ने वाला है। यहां पर देखिए मैंने क्या है ना, ऑफिशियल डेटा के साथ आपके साथ सोचा है कि बताना की कोशिश करूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहां पर देखिए हमने एक सिंपल पेपर उठाया है फिजिक्स के अंदर का। अब ये टाइम जो है आपको 3 घंटे मिलेंगे एज यूजुअल, और जो नंबर है पेपर का वो 70 नंबर का है। अब आप यहां पर देख रहे हो क्वेश्चंस को जो पैटर्न है, हालांकि आप सब लोग जानते होंगे तो इस पे हम लोग ज्यादा वक्त नहीं बिताएंगे, लेकिन चलती है मैं आपको सिंपल ना सेक्शन वाइज समझाता हूं। तो जो पहला सेक्शन आप यहां पर देख रहे हो वो सेक्शन क्या है, यहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि प्रीटी सिमिलर होते हैं। आप जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पढ़ते हो या जो एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज होती है। तो जो पहला यहाँ पर की फैक्टर है बच्चों मेरा आप लोगों से, कि जितने भी बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप मजाक में भी एनसीईआरटी के जो इन साइड होते हैं जो या इन टेक्स्ट जो एग्जाम्पल होते हैं उसको बिल्कुल ना छोड़ें। और जो भी चीजें आपको लगती हैं कि नहीं यार ये वाली पॉइंट में लिखा है, कुछ ये हाईलाइट करके दिया है, कुछ इटैलिक वर्ड दिया है, उन पर ध्यान रखें क्योंकि बहुत सारा इटैलिक एंड बोल्ड वर्ड यूज किया गया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, जिसको आप जरूर देखें। अब अगर आप देखोगे ना तो यहां पर क्या लिखा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, एग्जाम पेपर है वहां पर आपको भरने के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं, तो आपने लिखा है, मान लो आपने यहां पर लिखा है आंसर 1, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है कौन सा ऑप्शन सही है और ऑप्शन के आगे उस पूरे स्टेटमेंट को लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पेपर में, देखिए एक इंप्रेशन नाम का शब्द होता है जो आपको देखना या दिखाना पड़ता है ताकि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है ना उसको पहले ही समझ में आ जाए ये बंदा तो तेज है। जब वो जो पेपर चेक कर रहे हैं कोई भी सर मैम है, उनके दिमाग में जब ये छप जाएगा कि यार ये बच्चा तो तेज है ना, तो आप आगे चल के कुछ गलतियां भी करते हो तो वो उसको हटा देंगे, वो उसको अपने अंदर लेंगे नहीं या उस पर ज्यादा जोर नहीं देंगे और आप अच्छे नंबर से निकाल लोगे। अब देखिए जैसे आपने ये क्वेश्चंस देखे तो आपको यहाँ पर मार्किंग पैटर्न्स भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो मार्किंग पैटर्न है। अब मार्किंग पैटर्न के अंदर कई सारी चीजें आप यहाँ पर देख रहे होगे, जहां पर जैसे मैंने क्या बोला आंसर आपको लिखना, उसके आगे आपको टेक्स्ट लिख देना। अब देखो आंसर नंबर 2 जो है उसके आगे इसने सॉल्व करके दिखाया है, तब जाके आपको 1 नंबर मिल रहा है। कई बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लगा देंगे सी है, हो सकता है उन्हें 0.5 मार्क्स ही मिले, हो सकता है। तो अगर आप सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दो तो क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखा गया है, आपको चार्ज निकालना है। तो क्या जाता है 2 मिनट अगर आप फॉर्मूला लिख के इसको निकाल देते हो तो कुछ भी आपका जाएगा नहीं। तो पहला जो सेक्शन है उसमें अगर आप चाहते हो कि सब आपका सही हो तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जहां पर सॉल्व करना वहां पर सॉल्व करिए, जहां पर थोड़ा सा रिफरेंस बताना है वहां पर थोड़ा सा रिफरेंस बताइए। जैसे अब अल्फा पार्टिकल वाले पे है, अब आप चौथे का आंसर ए लगा सकते हो, बी लगा सकते हो, लेकिन क्या हो कि अगर हम उसी जगह थोड़ा सा एक लाइनर एक्सप्लेनेशन दे दे तो जो चेक कर रहे हैं कॉपी, जो एग्जामिनर है वो खुश हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है दोस्तों,
आपको अपने पूरे के पूरे एनसीईआरटी को रेफर करना है, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट प्रॉब्लम को पढ़ना है और कोशिश ये करना है कि जितनी मेंटल एबिलिटी आपकी तेज रहेगी उतना अच्छा आप वहां पर काम करोगे। ये सब एनसीईआरटी के अंदर से हैं। तो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट पढ़ना, मुझे पता है 2 दिन का वक्त केवल आपके पास और है, अगर आज को भी छोड़ दें तो मंडे को आपका पेपर है, बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अभी भी आपके पास टाइम है, दिन रात एक कर दो काम हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 से 16 जो नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, इसमें एसरेशन एंड रीजन क्वेश्चन है। एक सवाल है और एक उसका क्रिया है या कह लो उसका कारण है। इसमें भी आपको क्या करना है, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट बातों पर ध्यान देना है। सवाल है आपसे फॉर रेडिएशन, रीजन है। अब आपको क्या करना है, यहां पर 4 तरीके दिए गए हैं, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान से मेरी बातें सुनना। पेपर में नंबर पाने के लिए आपको एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना आना चाहिए। अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दिया 13 का जो करेक्ट है वो है बी, ठीक। अब क्या मैं ये कॉपी करूंगा, क्या ये कॉपी करूंगा क्या, नहीं, ये तो पता है जो कॉपी चेक कर रहा है आपकी। मैं यहां लिखूंगा बिकॉज दिस 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 सो दिस 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 दिस, यानी इस वजह से एसरेशन और रीजन एक दूसरे के पूरक है, या एसरेशन सही है रीजन नहीं सही है, या रीजन सही एसरेशन नहीं सही है, या दोनों इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको एग्जाम में जाके सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, आपको अपनी कॉपी पे प्रेजेंटेशन देना है अगर नंबर पाना चाहते हो तो। अब आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन बी पे। अब यहाँ पर सेक्शन बी वही सेक्शन है जो आप लोग डेली लाइफ टू लाइफ यूज करते हो। जैसे पूछा, नेम द डिवाइस विच यूटिलाइज अन आइलेट्रल एक्शन ऑफ पीएन डायोड टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो एक क्लासिकल सवाल है जो कि आप एनसीईआरटी के अंदर भी काम कर सकते हो, या अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो उसमें भी दिया है। अब इसका जो सेक्शन बी है, चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर अगर हमें अच्छा काम करना है तो किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने देखा कि सेक्शन बी के अंदर सबसे पहले डिवाइस के नाम लिखा इन्होंने, और उसके बाद सर्किट डायग्राम पूछा गया फुल वेव रेक्टिफायर का, कभी कभी हाफ वेव रेक्टिफायर का भी पूछता है। इन्होंने रेक्टिफायर लिखा। अब जैसे उस पर्टिकुलर सवाल में रेक्टिफायर को आपको डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो 2 नंबर का सवाल है और आपसे कोई भी चीज पूछी उसका नाम ही पूछा है। समझो, आप यहां पर सवाल देखो, नेम द डिवाइस, काम खत्म। आपको सिंपल ये काम करना है, नेम द डिवाइस, उसका नाम बता। उसके बाद ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब सर्किट डायग्राम में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, मैं आपको एक बार इनका सिस्टम आपको समझा देता हूं। देखिए, ये सीबीएसई का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम पैटर्न है, इस तरीके से नंबर आपको मिलता है। डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको कई लोग नहीं समझते हैं। सर्किट के अंदर अगर फुल लाइन आप बना देते हो तो शॉर्ट सर्किट आप शो करने वाले हो, जो कि इनअप्रोप्रिएट होता है। एग्जामिनर चाहे तो आपका नंबर वहां काट सकता है। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन विथ प्रॉपर नेम मेंशनिंग। डायोड शुड बी क्लियर। जहां पर हम सर्किट की बात करते हैं, अगर सोचिए यही डायोड मैं ऐसे कर दूं या ये ना लगाऊं तो इसका पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। सो आप ये कोशिश करना कि जहां पर इनफाइनाइट लूप दिखाना है या जिस तरीके से आपको लोड रेजिस्टेंस दिखाना है, तो आपकी जो नैतिकता है, जो प्राइमरीली फंक्शन है, वो ये है कि डायग्राम देखते ही चीजें क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो, और जो भी मेरा कॉपी चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए। तो यह है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रूफिंग पे हैं, जो डेरिवेशंस पार्ट है उन पर है। सेक्शन बी के अंदर उतना लोड आपको नहीं लेना है, जैसे पेपर हम लोग के समय होता था उसी तरीके से है। कुछ डेरिवेशन है, कुछ फैक्चुअल सवाल हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज के ऊपर क्वेश्चन हैं, एंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी भी सेम तरीके का है, ज्यादा नंबर का है। सेक्शन सी के अंदर क्या क्या चीजें आपके लिए पूछी जाएंगी। एक तो आपसे पूछा जाएगा बच्चों, सेक्शन सी के अंदर आपको एप्लीकेशन प्लस थ्योरी मिला दी जाएगी। एंड सेक्शन सी के अंदर जो भी बच्चे एक्सेल करना चाह रहे हैं उनको एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए? कि हमें हमारे टिप पर सारे डेरिवेशन पता हो, हमें डिस्क का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मिनिमम एंगल का,
सब कुछ आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपको पता होना चाहिए। फॉर दैट मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप कहोगे तो मैं डाल दूंगा, अगर कमेंट करोगे, वरना मैं इस वीडियो के अंदर भी उसको दिखा दूंगा भी। उसके बाद देखिए सारे क्वेश्चंस कैसे हैं, देख रहे हो 24 नंबर में आपको एक सवाल दिया है, उसके कई पार्ट पूछे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आर ये एनसीईआरटी बेस्ड, आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं और जाओ, बाहर जाना ही नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है वो होता है सेक्शन नंबर डी। दिस इज प्योरली अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई, जो बच्चे अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज से 4 से 5 साल पहले नहीं होता था, ये विगत वर्षों में आया है। ये क्या है, दिस इज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। रामू एक दुकान पर गया, वहां उसने भैया से बोला कि भैया मुझे रजिस्टर दे दीजिए, एक 5 ओम का दे दीजिए, एक 3 ओम का दे दीजिए, एक 10 ओम का दे दीजिए। फिर राजू ने एक ट्रांजिस्टर मांगा, फिर राजू ने क्या किया, उनके साथ एक सर्किट मांगी। अब बताइए राजू को अगर किसी भी घर आया, राजू उसको एक रेजिस्टेंस उठाना है लेकिन वो रेजिस्टेंस की वैल्यू भूल गया, तो बताइए राजू उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेगा। राजू किसी भी सर्किट में एक सर्किट बना रहा है, सपोज कर एक चार्जर बना रहा है, डायोड किस तरीके से लगाए कि जब भी लाइट कट हो तो चार्जर पे जो ब्लिंक बटन है या जो ब्लिंक बल्ब है वो ना जले, कौन सा फॉरवर्ड बायस, कौन सा रिवर्स बायस। तो ये चीजें होती हैं केस स्टडी बेस्ड। जैसे आप यहां पर देखोगे तो आपको एक पैराग्राफ दिया गया है कि एक सेमीकंडक्टर डायोड है, बेसिकली एक पीएन जंक्शन है। अब जब भी आप बच्चों एक चीज आप याद रखो, जब भी केस स्टडी बेस्ड सवाल आएगा ना, तो आपको किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करना है, याद रखो आपको मॉडर्न फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, मॉडर्न फिजिक्स पर ज्यादा, क्योंकि सबसे ज्यादा केस स्टडी वाले सवाल मॉडर्न फिजिक्स से निकल के आते हैं। देन आपको बच्चों फोकस कहां करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर की जो चार्ज रख के कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कंघी से कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्टैटिक चार्ज कहां से आ रहा है, तो आप मेरी बात समझ लो। अब अगर सेक्शन डी का आप देखोगे तो पैराग्राफ बताया, पैराग्राफ के बाद देखो उन्हीं के बेसिस पर सवाल पूछ रहा है, उन्हीं के बेसिस पर सवाल वही है जो आपको आते हैं, बस उसको क्या कर दिया है, एक पैसेज के साथ इंट्रोड्यूस किया है। अब इसका मार्किंग पैटर्न देख लो सेक्शन डी का, ठीक है, तब आपको मजा आएगा। ये सेक्शन सी हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद अब देखो एक चीज को मैं हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहता हूं, हर एक स्टेप का बच्चों आपके पास एक नंबर साइकिल है। अगर आप डायरेक्टली बिना फिगर, जिस भी क्वेश्चन में, पहले एक चीज हमेशा याद रखिए, जिस भी क्वेश्चंस के अंदर आपके फिगर या डायग्राम बना है, पहले कॉपी पे उस डायग्राम को या उस फिगर को जरूर नोट डाउन करें। कई बच्चे नहीं करते हैं, भाई आपको ये करना है, ये मस्ट है। सवाल वाले अगर आपको सब फिगर दे रहे हैं तो आपकी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि आप उस फिगर को कॉपी या रेप्लिकेट ना करो। आप उस फिगर को रखो और उस फिगर के बेसिस पर अपना जजमेंट पास करते जाओ। जैसे यहां पर देखो केस क्या है, आर कब छोटा है ए से, कब बड़ा है, उसके बाद एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, प्रॉपर आपको हर एक चीजों का जवाब देना है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर दोगे नंबर मिल जाएगा। फिर यहां पर क्योंकि ये मार्किंग पैटर्न आपके एग्जामिनर के पास है, वो देखेगा कि अच्छा बच्चे ने ये वाला स्टेप ही मिस किया है, 1.5 नंबर नहीं दूंगा मैं इसको, सिर्फ 1 नंबर दूंगा, खत्म, आपका आधा नंबर यहीं चला गया। तो आपको आपका पूरा एनालिसिस करना है वहां पर। अब सेक्शन डी पर आ जाते हैं, सेम है, बस वही है कि अब वो पैसेज में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप यहां पर देखिए पैसेज में फायदा क्या हो गया है कि आपको ऑप्शनल मिल गया है, ठीक है, ये सबसे बड़ा फायदा है। तो आपका थोड़ा टाइम भी बच जाता है और थोड़ा नंबर पाने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। बट अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको अगर लिखना है इस क्वेश्चंस का पहला, कैसे आपका सी या बी आ रहा है, सॉल्व करके दिखाना, ज्यादा नंबर मिलेगा। ज्यादा नंबर इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि 1 नंबर का तो 1.5 नंबर मिलेगा, बट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपका मैसेज बहुत अच्छा वहां पर जाएगा। तो देख सकते हो आप किस तरीके से आपका पेपर है, ठीक है, अगेन आपके पास। उसके बाद आ जाता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई, जो कि सबसे बेहतरीन सेक्शन है। इसके अंदर आपको बड़े बड़े डेरिवेशंस, जो नॉमिनल डेरिवेशंस हैं, जैसे लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया, उसके बारे में पूछ लिया गया, या कर्वेचर वाला आ गया फॉर्मूला, या वेब फ्रंट वाला आ गया। तो ये बहुत हाइजेंस वजन, ये 5 नंबर वाले ना बड़े लिमिटेड हैं कि ये आना ही आना है 5 नंबर पे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिया, 5 नंबर पूछ लिया, और पूछा कि जो करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, उसके बारे में बता दीजिए। तो ये बड़े
मतलब जानने वाले क्वेश्चन है जो आपके सामने हमेशा आते रहते हैं। इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, डिराइव करो, बड़े डेरिवेशन है, 5 नंबर आराम से आपको देंगे। फिर आपको पूछ लिया या LRC सर्किट या LCR सर्किट जो भी आप बोलो, वो पूछ लिया कि भैया उसका पूरा डेरिवेशन करो, उसमें वो निकालो, पावर फैक्टर निकालो, सब वो आपके लिए आ गया। तो वही सारी चीजें हैं, देख सकते हो किस तरीके से आ रहा है। तो मैंने कहीं ना कहीं आपको एक व्यू दिया कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब जो भी बच्चे यहां पर हैं, एक बार इस लिस्ट को भी आप गौरपूर्वक देख लो, ताकि आपको सारे बच्चों को ये पता रहे कि कौन कौन से डेरिवेशंस आपको करके जाने हैं, याद होना चाहिए, डेरिवेशंस का डायग्राम बना होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वे में राइटिंग होनी चाहिए, जहां पर प्रॉपर इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगाना है, डिफरेंशिएट करना है, वो प्रॉपर लिमिट इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पेज है, ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पेज है, ठीक है। अब मैंने इसमें बैठ के बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, अगर कुछ भी चीजें निकाली गई होंगी एनसीईआरटी के किताब से तो प्लीज आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। मैं नहीं मानता हूं कि 2-4 पॉइंट को निकालने से कनेक्टिविटी ऑफ फिजिक्स लूज हो जाती है, क्योंकि सब कनेक्टेड है। तो मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्यों किसी भी वेटेज को कम करो, क्योंकि बात ही नहीं होता है। अब मैं बोलूँ एनएलएम में एफबीडी हटा दे रहा हूँ, ठीक है, खुश हो जाओ, लेकिन जिंदगी भर करोगे क्या? तो वही सेम चीज है। ये वाला पीडीएफ आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो कमेंट करोगे तो मैं यहाँ पर दे दूंगा। 11 पन्ने की पीडीएफ है। ऑप्टिक्स के अंदर ये है, फिर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के अंदर ये है, न्यूक्लियर एंड एटम्स के अंदर ये है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ये है। तो इसी तरीके से आप देखोगे तो सारा का सारा मैंने पीडीएफ आपके सामने बना के रखा हुआ है। बाकी मैं यही कहूंगा कि आप एकदम इंजॉय करते हुए जाओ एग्जामिनेशन सेंटर में, कूल एंड काम नेचर के रहो, एंड जो लिखो प्रिसाइज लिखो, पढ़ो, हर एक एक चीजों को याद करो, मेमोराइज करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सिलेक्शन का एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन पाना है तो आपको ये समझना है कि मुझे बस अच्छा लिखना है, मुझे अच्छी चीजें प्रेजेंट करनी है, नंबर ऑटोमेटिक आएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।